अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो एक पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ मई जून 2025। सबसे रीसेंट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसका पास पेपर है। और हमारे पास हम आज के अंदर इसको हम सिर्फ सेक्शन ए को टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जनरली पूरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड कर देती हूँ कि हमारे पास इन टोटल 60 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और ये 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सेक्शन ए और एक होता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास यूजुअली प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, ठीक है, सिनेरियो क्वेश्चन होता है और उसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं होती है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो सेक्शन बी है उसके अंदर हमें 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको कोई भी एक करना होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग गो थ्रू कर लें इसको, ठीक है। ये होता है हमारे पास सेक्शन बी, जहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पे चॉइस होती है, बट सेक्शन ए के अंदर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास एक सोर्स मटेरियल दिया हुआ होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको सॉल्व करना होता है हमारे इन 3 सिनेरियोज़ को, ठीक है। अब हम सोर्स मटेरियल को पढ़ना शुरू करते हैं एंड सेक्शन ए के अंदर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप बहुत ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स उठा लें तो हमारा थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा होता नहीं है पेपर 2 का, तो आप बहुत ईजिली एक अच्छा ग्रेड स्कोर कर सकते हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं आज। हमारा सोर्स मटेरियल को पढ़ना शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल फॉर क्वेश्चन 1, थेफ्ट एक्ट 1968, सेक्शन 2, डिसऑनेस्टी। अच्छा, अब जब ये एग्जाम आया था तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आया था कंपेयर टू जो हमारे पास आता रहा है, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी है कि एग्जामिनर सेक्शन ए के अंदर बहुत ज़्यादा खेलता है, ठीक है। कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉज देता है और केस लॉज इतने नहीं देता है। कभी कभी वो केस लॉ ज़्यादा देता है, कभी कभी वो सिर्फ मेंस देता है, कभी कभी वो सिर्फ एक्टिस्टिया देता है, कभी कभी वो सेंटेंसिंग गाइडलाइंस देता है। तो डिपेंड करता है कि उसका क्या मूड है, तो हमें हर एस्पेक्ट से प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट था कंपेयर टू जो हमारे पास आता रहा है, दैट वाज़ कि हमारे पास सिर्फ में मेंस आया था। हमारे पास एक्टिविटी की कोई बात की ही नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। डिसऑनेस्टी के ऊपर जाते हैं। अ पर्सन्स एप्रोप्रिएशन, एक सेकंड। A person's appropriation of property belonging to another is not regarded as dishonesty। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फिर उस बंदे का बिहेवियर डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इफ ही अप्रोप्रिएट्स, एक सेकंड, if he appropriates the property in the belief that he has in law the right to deprive the other of it on behalf of himself or of a third person, ठीक है। उसको एक्चुअली ये बिलीफ है या फिर वो इंटाइटलमेंट है लॉ के अंदर ही कि वो किसी चीज़ को ले सकता है अपने लिए या फिर किसी और के बिहाफ के ऊपर, तो उसका बिहेवियर डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ही अप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी इन द बिलीव दैट ही वुड हैव द अदर कंसेंट if the other knew of the appropriation and the circumstances of it। उसको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बंदा है अगर वो उससे पूछ भी लेता तो भी वो उसको इजाज़त दे देता, इसलिए उसने वो चीज़ बगैर पूछे उठा ली, ठीक है। तो इस तरह के बिहेवियर को भी हम लोग डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास तीसरा है, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी केम टू हिम एज अ ट्रस्टी और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स if he appropriates the property in the belief that the person to whom the property belongs cannot be discovered by taking reasonable step, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी abandoned है और उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं फिर वो सामने वाला बंदा नहीं मिल पा रहा है तो फिर उस बिहेवियर को हम लोग डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो ट्रस्टी था या फिर वो जो है वो सामने वाले बंदे का रिप्रेजेंटेटिव था तो फिर वो अलग बात है। वरना फिर हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी अबैंडन्ड है और रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हैं और फिर भी बंदा नहीं मिल रहा है तो उस तरह के बिहेवियर को फिर हम लोग डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर करते हैं। सही है, आगे पढ़ते हैं। हमारे पास वैसे हमने पढ़ा भी है ये सारी बातें कि हमारे पास थेफ्ट के अंदर मेंस के 2 एलिमेंट्स होते हैं, डिसऑनेस्टी और विद द इंटेंशन ऑफ परमनेंटली डिप्राइविंग द अदर ऑफ इट, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन 6 विद द इंटेंशन ऑफ परमनेंटली डिप्राइविंग द अदर ऑफ इट के हवाले से हमें गाइड कर रहा है। A person's appropriating property belonging to another without meaning the other permanently to lose the thing itself is nevertheless to be regarded as having intention to permanently deprive the other of it if his intention is treated the thing as his own to dispose of regardless of the other's right, and borrowing or lending if it may amount to, or so treating if but only if the borrowing or lending is for a personal and in circumstances making it equivalent to an outright taking or disposal, ठीक है। सामने वाला बंदा कोई चीज़ अपने पास रख रहा है जो किसी और को बिलोंग करती है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो सामने वाले बंदे के राइट को वो अपने पास अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमने एप्रोप्रिएशन पढ़ा है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि आप कोई भी ओनर्स के राइट को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंशनल परमानेंट डिप्राइविंग ये भी कहता है कि आपने सामने वाले बंदे के राइट को माना है और आप अपने पास उस चीज़ को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास इंटेंशनल परमानेंट डिप्राइविंग द अदर ऑफ इट, या फिर सामने वाले बंदे से आप उस चीज़ को उसको वापस लौटाने की आप नियत नहीं रखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेक्शन 6।
फिर हमारे पास कुछ केस लॉज मौजूद हैं और हम केस लॉज को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ कि जब भी आप लोग केस लॉज को पढ़ रहे होंगे ना, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप किसी भी केस लॉ को पढ़ेंगे, तो आपने उसका प्रीसिडेंट हाईलाइट कर लेना है या फिर कहीं पे मार्क कर लेना है या फिर कहीं पे लिख लेना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास ना एग्जाम के आखिर में हमें ये ब्लैंक पेज दिया होता है, तो यहाँ पे आप अपना प्रीसिडेंट लिख सकते हैं, ठीक है? ताकि जब आप लोग सिनेरियोज को पढ़ रहे हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा केस कौन से वाले सिनेरियो के अंदर लगेगा, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप कोई केस पढ़ें उसका प्रेसिडेंट क्या है आप आइडेंटिफाई करें और उसको साइड पे लिख लें ताकि आपको कोई भी मसला नहीं हो, ठीक है? पढ़ना शुरू करते हैं। आर वर्सेस लॉरेल। L worked at a cinema as a chef projectionist. He took out movie tapes for hours at a time for the other two defendants to copy and sell. L was convicted of theft under Section 1, Subsection 1. ठीक है, held. Else conviction was quashed as there was no intention to permanently deprive. Borrowing can amount to the intention to permanently deprive only if the intention was to return it in a changed state where it had lost its goodness, virtual or practical value. There was no such loss as the films could still be screened. अच्छा, तो अगर हमने ये वाला केस पढ़ा है आर वर्सेस लॉरेल का, तो हमने ये बात आइडेंटिफाई की है कि ये प्रेसिडेंट क्या सेट हुआ था इस केस के अंदर कि अगर आपने बोरोइंग की है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंटेंशन रखी है जो परमानेंटली डिप्राइव, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है, वो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है, ठीक है? तो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट आउट हुआ है। तो ये प्रेसिडेंट जो यहाँ पे सेट आउट हुआ है, इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप इसको यहाँ पर लिख लें अपने पास ताकि जैसे ही आप कोई केस लॉ पढ़ें, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई यहाँ पे ये वाला केस में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हम आगे बढ़े, हमारे पास एक और केस लॉ है, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? सेकंड केस लॉ है हमारा R versus Burton and Booth. Burton had run a luxury nursing home and Booth was the general manager. Over the years, the pair abused their position in order to profit from the residents. A jury convicted the defendant of various dishonesty offenses. They appealed on the correct test to be used for dishonesty. सही है. The Court of Appeal held that the correct test to follow was Ave versus Genting Costanzo test, whether an ordinary honest person armed with the same factual knowledge and belief as the defendant would consider the conduct dishonest. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिसऑनेस्टी का टेस्ट हम कौन सा यूज करेंगे, ये कोई भी ऑर्डिनरी बंदा, कोई भी ऑनेस्ट बंदा जिसके पास ये फैक्चुअल नॉलेज मौजूद है, क्या वो इस तरह का काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है? तो हम इस तरह का जो है वो टेस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट आउट हुआ है, तो आपने इस प्रेसिडेंट को अपने पास हाईलाइट कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको सम ऑफ करूँ तो ये कहता है कि अगर हमने कहीं पर भी ये आइडेंटिफाई करना है कि बिहेवियर डिसऑनेस्ट है या फिर नहीं है, तो हम 2-3 बातों को कंसिडर करेंगे। क्या कोई भी ऑर्डिनरी बंदा, कोई भी ऑनेस्ट बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास सेम फैक्चुअल नॉलेज और बिलीव्स हैं, क्या वो इस तरह का काम करेगा या फिर नहीं करेगा? अगर वो ये काम कर सकता है तो फिर ये बिहेवियर ज़ाहिर-सी बात डिसऑनेस्ट नहीं है। अगर वो इस तरह का काम नहीं करेगा तो फिर ये बिहेवियर हमारे पास डिसऑनेस्टी के अंदर आ जाता है। ठीक है? फिर हमारे पास एक और केस लॉ है, उसको पढ़ते हैं हमारे पास। ये है हमारे पास R वर्सेस होल्डन। He worked for Kiewit Fit. He took some used tires and was convicted of theft. He said that he was not dishonest since other worker did it and he believed that he was allowed to do the same. However, his contract of employment contained a clause forbidding the taking of used item. ठीक है? अच्छा, ये बंदा एक जगह के ऊपर काम करता है जहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है कि वो बंदा जो है वो चीज़ों को अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है? लेकिन उसके जो कोवर्कर्स हैं वो उस चीज़ों को अपने पास रख रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसने ये बात आइडेंटिफाई की, उसका ये बिलीव था कि वो भी ये कर सकता है, ठीक है? His conviction was quashed as dishonesty under Section 2, Subsection 1 Theft Act 1968 is judged entirely subjectively if the defendant's belief alone that counts, not what he was actually permitted or forbidden from doing. हमारे पास ये जो Section 2 है, इसका Subsection 1 क्या कहता है? That if he appropriates the property in the belief that he has in law the right to deprive the other of it on the behalf of himself और ऑफ अ थर्ड पर्सन, ठीक है? अगर उस बंदे का ऐसा बिलीव है, ठीक है, इफ यू बिलीव, ठीक है, अगर उस बंदे का ऐसा बिलीव है कि वो उस चीज़ को रख सकता है तो फिर हम उसको डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर करते और ये एक सब्जेक्टिव बात है, ठीक है? और यहाँ पे उसने एक रीज़न भी दिया हुआ है ना कि उसके कोवर्कर्स रख सकते हैं, तो उसने लगा था ये मैं भी रख सकता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं होगा जब कोवर्कर्स रख रहे हैं तो उसका बिलीव यहाँ पे जेन्युइन है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई यहाँ पे वो बंदा डिसऑनेस्ट नहीं है। तो आपने बहुत छोटी डिटेल्स का ख्याल रखना है। अगेन जैसे ही केस पढ़ा, प्रेसिडेंट हाईलाइट करा और उसको यहाँ पे नीचे आके लिख लिया ताकि आपको कोई भी मसला नहीं हो अपने एग्जाम के अंदर आके। हम ऊपर गए, हमने देखा हमारे पास एक लास्ट केस लॉ है आर वर्सेस स्मॉल का। आर वर्सेस स्मॉल।
S took a car which he believed had been abandoned. It had been left in the same place for 2 weeks with keys in ignition. ठीक है, एक बंदे ने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया और 2 हफ्ते से वो बंदा गायब है और गाड़ी चाबी उसके अंदर लगी हुई है. ठीक है. As conviction for theft was quashed as he believed the owner could not be found, there is no requirement that the defendant's belief is reasonable. So it was immaterial that a reasonable person would have known to contact the devailer driver and driver and wheel licensing agency to recover the owner. अच्छा भाई, अगेन कार यहाँ पे हमारे पास जो है वो अबैंडन हुई हुई थी काफी टाइम से, 2 हफ्ते हो गए थे उसको, और जो है वो उस बंदे ने जब उस गाड़ी को इस्तेमाल किया तो उस बंदे के ऊपर थेफ्ट का चार्ज नहीं लगा, क्योंकि जो है वो कोई भी रीजनेबल बंदा आके उस बंदे से कांटेक्ट कर सकता था. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे केस लॉ है. अगेन आप यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट हाईलाइट क्या हुआ है कि उस बंदे का रीजनेबल बिलीव होना काफी नहीं था, रीजनेबल बिलीव होना रेलिवेंट नहीं था, कि उसका बिलीव रीजनेबल है या फिर नहीं है, इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं था, बिलीव जेन्युइन था, ये बात मैटर करती है. ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर वर्सेस स्मॉल का केस. अच्छा देखिए, ये हमने ना बहुत हाईलाइट करके ये चीज़ को हमने पढ़ा है, तो आप लोग एग्जाम के अंदर जो जाहिर सी बात है हाईलाइट तो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ना ये चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपने एक चीज़ पढ़ी, आपको वो चीज़ लगा कि यार ये तो रेलिवेंट हो सकती है, तो आपने उसको अंडरलाइन कर लिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कम से कम भी आपने अपनी पूरी की पूरी सोर्स मटेरियल को ट्वाइस पढ़ना है. ये 2 दफ़ा आपने कम से कम भी अपने पूरे के पूरे सोर्स मटेरियल को पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है, ये चीज़ को अंडरलाइन करना है, प्रीसिडेंट्स को याद कर लेना है. प्रीसिडेंट को याद नहीं करें तो प्रीसिडेंट को जो है वो आप साइड पे लिख लें अपने पास. अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं साइड पे, तो आप उसको वहीं पे पेंसिल से हल्का हल्का सा जो है वो आप पेंसिल अलाउड होती है एग्जाम के, तो वो आप हल्का हल्का सा हाईलाइट कर लें. लेकिन कुछ भी ऐसा करें कि आपको बस ये चीज़ याद रह जाए कि भाई इसके अंदर ये चीज़ सेट आउट हुई थी, ताकि जैसे ही हम कोई सिनेरियो पढ़ें तो आपको वहाँ पे क्लिक हो जाए कि ये ऐसा है. ठीक है, जब आपने सोर्स मटेरियल 2 दफ़ा पढ़ लिया, आपने चीज़ों को हाईलाइट कर लिया, आपको चीज़ें क्लियर हो गई, तो फिर हम चलते हैं हमारे पास हमारे सिनेरियोज के ऊपर. ये रहे हमारे पास 3 सिनेरियोज होते हैं. देखिए, सिनेरियोज को पढ़ने से भी पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके पास चाहे कोई सा भी सोर्स मटेरियल आ जाए, चाहे सेंटेंसिंग कैटेगरीज का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एक्टिस्टा का हो, चाहे सिर्फ केस लॉज हो, चाहे सिर्फ लॉज हो, कुछ भी आपको एग्जामिनर उठा के देते, आपने अपनी एक अप्रोच याद रखनी है. अप्रोच क्या है? इस अप्रोच को हम कहते हैं आईरेक. इस अप्रोच के अंदर आपको अपना पहले लिखना है इशू, या फिर आप कह लें इंट्रोडक्शन, की एक्चुअली आपके इस केस को लिखने का मकसद क्या है. ठीक है, आपके सिनेरियो को इतना डिटेल में बात करने के इसके बारे में मकसद क्या है. ठीक है, आपने पहले अपना इशू हाईलाइट करना है, फिर आपने बताना है कि रूल के असल में रूल क्या कहता है. ठीक है, अब रूल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लॉ की बात कर रहे हैं, रूल तो हमारे पास प्रेसिडेंट के अंदर भी सेट आउट होता है ना. आप रूल को प्रेसिडेंट के रूल्स की बात भी करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो रूल हमारे पास हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर जब आपने रूल डिफाइन किया तो फिर आप उसकी करेंगे एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कैसे करेंगे कि देखिए भाई, इस केस के अंदर रूल ये था और हमारे पास यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन ऐसे होगी. ठीक है भैया, मैं एग्जांपल्स में आप लोगों को दूंगी, लेकिन अभी जो समझा रही हूँ कि फिर आपने करनी है उसकी एप्लीकेशन. एंड देन लास्टली आपको ड्रॉ करना है एक कंक्लूजन. ठीक है, फिर आपने ड्रॉ करना है एक कंक्लूजन. जब आपने पहले बताया इशू, मसला बता दिया, फिर आपने बताया रूल के इस मसले को अगर हल करना हो तो ऐसे करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे कि हाँ अब इस मसले के अंदर हम ये मसला हल ऐसे उसको हम देख सकते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास है कंक्लूजन. तो आपने बताना कि कंक्लूजन हम सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूड क्या करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द रूल्स एंड डिस्कशन हेल्ड अबव, हम असल में कंक्लूड क्या कर रहे हैं वो फिर आपने बताना है. तो आपने इस अप्रोच से चलना है. अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे, आपके सामने कोई सा भी केस लॉ आ जाए, आपके सामने कोई सा भी सोर्स मटेरियल आ जाए, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बस शर्त क्या है कि आपने उसकी अप्रोच से नहीं हिलना है. ठीक है, चलिए आ जाए, पढ़ना शुरू करते हैं. सेक्शन ए, आंसर क्वेश्चन 1 A B C यूजिंग द सोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड. अच्छा, एक बात अगेन, आपने सोर्स मटेरियल के अलावा अपना दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है. आपने कुछ और नहीं बोलना, बस जो सोर्स मटेरियल में लिखा हुआ है आपने सिर्फ वही इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करना है. ठीक है, चले आ जाए. पहला है हमारे पास 1A. G notices that a car had been parked on a street outside his house for a month. He sees that the keys are in ignition, so thinking it had been abandoned, he tries the car door and it opens. The car has full tank of fuel. Garen starts driving it to work 2 weeks later. Garen replaces the fuel he has used, parking the car in the same place he found it and leaves the car in negation. Later that day, Green is arrested for theft. At his trial, he admits that he appropriates the property belonging to another. Explain how the source material will apply to get it. अच्छा, अगर मैं कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी बातों को हाईलाइट करूं कि यहाँ पे मसला क्या है कि 1 महीने तक उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी रही है. ठीक है, और उसने उसको कुछ भी नहीं किया.
उसने 1 महीने के बाद उस गाड़ी को जाके देखा है, ठीक है? तो पहली बात तो हमने ये हाइलाइट की। उसके अलावा हमने ये बात भी देखी कि वो गाड़ी अबैंडन्ड है, उसको लगा है। उसको उसका बिलीव क्या है कि ये गाड़ी अबैंडन्ड है, जो कब से वो वहाँ पे खड़ी है, उसकी जो चाबी लगी हुई है, उसका टैंक फुल है, कोई आके पूछ नहीं रहा है, तो ये गाड़ी अबैंडन्ड उसका बिलीव ऐसा है, ठीक है? उसके अलावा ये तकरीबन 1 महीना उसको चलाता है 1 महीना उसको खड़े रहने देता है अपने घर के बाहर, उसके बाद वो उसको 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के लिए सॉरी 2 हफ्ते के लिए वो उसको ड्राइव करना शुरू कर देता है अपने काम पे जाने के लिए, ठीक है? अब 2 हफ्ते तक वो चलाता तो है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी जितना भी फ्यूल उसने इस्तेमाल किया होता है, वो उसको रिप्लेस कर देता है, उसके अंदर फ्यूल भरवा देता है और वहीं पर छोड़ देता है। 2 हफ्ते बाद इस्तेमाल करने के बाद अपने फ्यूल भरवाता है, वहीं पे उस गाड़ी को छोड़ देता है जैसे वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और गाड़ी वहीं पे रख रहने देता है, ठीक है? लेकिन जब वो अरेस्ट होता है ट्रायल के अंदर, तो वो ये बात एडमिट कर देता है दैट ही एडमिट्स दैट ही हैज़ एप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी बिलॉन्गिंग टू अनदर। अगर मैं थोड़ा-सा रिकॉल करूँ कि हम थेफ्ट का चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही एडमिट्स दैट ही एप्रोप्रिएट्स प्रॉपर्टी बिलॉन्गिंग टू अनदर। तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी बिलॉन्गिंग टू अनदर ये तो हमारे पास एक्टिस्टा के एलिमेंट्स हैं। ये तो हमारे पास एक्टिस्टा के एलिमेंट्स हैं, तो इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास एक्टिस्टा सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस बात के ऊपर हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। अगर एक्टिस्टा नहीं लिखा होता तो शायद हम ये लिख लेते कि हाँ भाई मेंसिया सेटिस्फाई है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिस्टा के एलिमेंट्स एज वेल, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि इसने हमें लिख के दे दिया है कि एक्टिस्टा डेफिनेटली सेटिस्फाई है यहाँ पे, ठीक है? अब जो आर्ग्यूमेंट है वो मेंसरिया की है, अगर मेंसरिया यहाँ पे आके फुलफिल हो रहा है, कंप्लीट हो रही है मेंसरिया, तो फिर ये बंदा डेफिनेटली लायबल है थेफ्ट के लिए। तो हम यहाँ पे टोटल आर्ग्यूमेंट क्या करने वाले हैं कि क्या मेंसरिया सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। एक्टिस्टा के ऊपर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक्टिस्टा यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाई है, उसने खुद एडमिट किया कि उसने प्रॉपर्टी जो है अप्रोप्रिएट किया जो किसी और को बिलोंग करती थी। तो एक्टिस्टा के ऊपर हम कोई अभी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आती है। अब अगर मैं थोड़ा-सा सोचूँ तो यहाँ पे असल में कौन-कौन से लॉज़ लगने वाले हैं, अगर हम थोड़ा सोर्स मटेरियल को देखें। देखिए जैसे ही आप कोई सिनेरियो पढ़ा करें ना, तो आप ये आइडेंटिफ़ाई किया करें कि यहाँ पे असल में जितना भी मैंने सोर्स मटेरियल पढ़ा उसमें से कौन-कौन से लॉज़ यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पे लाइएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सी। मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी अबैंडन्ड है और उसने रीज़नेबल स्टेप्स लिए। रीज़नेबल स्टेप्स क्या लिए हैं? 1 महीना उसने वेट किया कि भाई 1 महीने तक किसी की गाड़ी है, कोई तो वापस आएगा, ठीक है? तो मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सी लग रहा है, ठीक है? तो हम ये वाला बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? और हमारे पास ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? सेक्शन 6 तो हमारे पास हर सिनेरियो में लगेगा, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट, क्योंकि हम ज़ाहिर-सी बात है बात तो करेंगे कि उसकी इंटेंशन थी या फिर नहीं, तो ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। सेक्शन 2 के अंदर हमें ये देखना है कि एक्चुअली कौन से सर्कमस्टेंसेस को मीट कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक सर्कमस्टेंसेस मीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं है, और अगर नहीं कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बिहेवियर डिसऑनेस्ट है। मेक सेंस। अब हम आगे गए, हमने देखा कि थोड़ा-सा यहाँ पे केस लॉ कौन से लगेंगे। यहाँ पे केस लॉ हमारे पास आर वर्सेस स्मॉल का लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास यही वाली बात आ रही है कि रीज़नेबल स्टेप्स उसने भी इंतज़ार किया था यहाँ पे 2 हफ्ता, हमारे पास भी 1 महीने का इंतज़ार है। उसके अलावा हमारा आर्गुमेंट ये भी हो सकता है ना कि इसका बिलीफ रीज़नेबल नहीं था। तो हम ये बात आर्ग्यू करेंगे कि बिलीफ का रीज़नेबल होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बिलीफ का जेन्युइन होना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये हमारे पास 2-3 चीज़ें जो कि हमने अभी आइडेंटिफ़ाई की और सॉल्व करना शुरू करते हैं, हम क्या पता और भी कुछ देख लें, ठीक है? हम गए हमारे नोट्स पैड के ऊपर, हमने यहाँ पे हमारे इशू को पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे लिखा है गेरल्ड finds an abandoned car parked near his home. He begins driving it to work every day. After 2 weeks, Gerald refuels the car to replace the petrol that he has used, parks the cars in the same place he found it, and leaves the keys in the ignition. ठीक है? उस बंदे ने एक अबैंडन कार को देखा, ठीक है? वो काफ़ी टाइम से उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी। कुछ टाइम बाद उसने इस गाड़ी को चलाना शुरू किया फॉर 2 वीक्स, और उसके बाद उसने उस पेट्रोल जितना भी पेट्रोल उसने इस्तेमाल किया था, उसको वापस से भरवा के उस गाड़ी को वहीं पे रख दिया, ठीक है? अब हमारा मसला क्या है? द इश्यू इज़ वेदर गेरल वाज़ डिसऑनेस्ट एंड इंटेंडेड टू परमानेंटली डिप्राइव द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। व्हेन यू आर राइटिंग द इशू, ठीक है, आपने पहले क्या करना है कि आपने देनी है केस की समरी। अब समरी आप 2 लाइन में दे दें, समरी आप 3 लाइन में दें, जितना भी आप शॉर्ट से कर सकते हैं आप उसको कर लें, कोई आपसे कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? समरी, फिर आपने बताना है कि असल में मकसद है क्या, कि यहाँ पे ये बंदा चाहे वो एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यहाँ पे यही मसला है, ठीक है? बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सेक्शन ए कर रहे हैं। लेट्स से आपको उसने सेंटेंसिंग कैटेगरीज़ दी हैं, तो आप बताएँगे कि यहाँ पे हमारा मेन इश्यू है कि उसकी सेंटेंसिंग कैटेगरी कौन-सी वाली है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से उसका इश्यू बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द इश्यू इज़ वेदर गेरेंट वाज़ डिसऑनेस्ट एंड इंटेंडेड टू परमानेंटली डिप्राइव द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है भाई?
ये हो गया हमारा इशू। फिर हम आते हैं हमारे रूल्स के ऊपर। मैंने कहा था कि मुझे लगता है पहला रूल है यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसको। According to the Theft Act 1968, Section 2, Subsection 1C, a person appropriation of property belonging to another is not to be regarded as dishonest if he appropriates the property in the belief that the person to whom the property belongs cannot be discovered by taking reasonable steps. आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी अबैंडन है, वो सामने वाला बंदा नहीं मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इस बिहेवियर को हम लोग डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये रूल हमारे सिनेरियो के ऊपर अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हमारा सिनेरियो क्या कहता है, जी हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स बाय वेटिंग 1 month फ्रॉम व्हेन ही नोटिसेस द कार टू व्हेन ही ड्राइव्स इट। हमारे ग्रेड ने, हमारे जी पर्सन ने एक्चुअली में रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं। वो बंदा 1 महीने तक रुका रहा है कार को ड्राइव करने से पहले, ठीक है, उसका इंतजार था कि भाई कोई बंदा तो आके उस गाड़ी को ले जाएगा। अगर कोई भी उसको नहीं ले गया, उसके ख्याल में ये गाड़ी अबैंडेंड है, ठीक है, उसका ये बिलीव है। तो हमने ये बता दिया कि उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं बाय वेटिंग 1 month फ्रॉम व्हेन ही नोटिसेस द कार टू व्हेन ही ड्राइव्स इट। फिर हमने देखा था बस एक और केस तो यहाँ पे लगेगा आर वर्सेस स्मॉल का। तब मैंने यहाँ पे आर वर्सेस स्मॉल के रूल को लिखा है। देखिए, हमारे पास रूल को लिखते कैसे हैं? रूल को लिखने का एक तरीका है कि अगर आपके पास रूल जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे सेक्शन 1 सबसेक्शन सी वाला जो चीज़ थी वो लिखी हुई थी यहाँ पे, तो आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में लिख लें, लेकिन उसकी मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। बेहतर ये है कि आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें। बट जैसे ये प्रीसिडेंट है, तो प्रीसिडेंट को लिखना तो आपको अपने वर्ड्स के अंदर ही पड़ता है, या फिर अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। लेकिन आपने एक बात जो ना बहुत गौर से पढ़ना है उस केस को, ताकि आप ये एनालाइज कर लें कि आप प्रेसिडेंट कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि रूल तो लिख के दिया होता है, इट्स वेरी क्लियर, बट प्रेसिडेंट आपने खुद असल में आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत प्रिंसिपल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको बहुत सुकून से पढ़ें और फिर आप उसको लिखें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आर वर्सेस स्मॉल, इन दिस केस अ प्रेसिडेंट वाज सेट आउट दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट द डिफेंडेंट बिलीव्स इज रीजनेबल। हमने यही बात पढ़ी थी हमारे सोर्स मटेरियल के अंदर कि हम ये नहीं कह रहे कि आपका बिलीफ रीजनेबल हो, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका बिलीफ इट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट डिफेंडेंट बिलीव्स इज रीजनेबल। हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सामने वाले बंदे का बिलीफ रीजनेबल हो। बिलीफ का जेन्युइन होना इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलीफ बात समझ में आती है यहाँ तक? तो हमने यही लिखा कि इट इज नॉट रेलिवेंट, it is not relevant that G's belief was reasonable or not. As G's belief that the car has been abandoned, he is not dishonest as long as his belief is genuine. As long as his belief is genuine. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे डिसऑनेस्टी का क्राइटेरिया तो मेट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे डिसऑनेस्टी का क्राइटेरिया तो मेट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा एलिमेंट भी तो है, उसके ऊपर भी तो डिस्कशन करेंगे, इंटेंशन वाला, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमने यहाँ पे रूल लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द थेफ्ट एक्ट 1968, इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव इंक्लूड्स ट्रीटिंग द प्रॉपर्टी as your own regardless of the owner's right or borrowing in a way equivalent to an outright taking. अब आउटराइट टेकिंग का क्या मतलब है कि आप सामने वाले बंदे की चीज ले रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज इफ इट्स योर ओन, ठीक है, और आपने उसको ऐसे इस्तेमाल किया कि वो आपकी अपनी चीज है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आउटराइट टेकिंग। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास इंटेंशन क्या है कि भाई आपने सामने वाले बंदे को चीज को इस्तेमाल करना शुरू किया एज इफ इट्स योर ओन, एंड आपने जो है वो बोरो करना शुरू कर दिया। बोरो आप ऐसे कर रहे हैं कि वो आपकी अपनी चीज है, ठीक है, ना आपने सामने वाले बंदे को बताया है, ना उसकी परमिशन दी, आप उसको ऐसे ट्रीट करें कि वो आपकी अपनी ही है बस, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इंटेंशन टू क्लियर परमानेंट डिप्राइव के हाँ, ठीक है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे? Although Gerald put the car back and he replaces the fuel he has treated as his own, this can amount to an outright taking. Even though Gerald ने कार को वापस से अपनी जगह पे रख दिया है, उसने फ्यूल को भी रिप्लेस कर दिया है, लेकिन जो उसने गाड़ी को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो 2 हफ्ते तक अपने पास उसको रखता रहा, ड्राइव करता रहा अपने काम पे जाने के लिए, दैट मीन्स कि उस बंदे ने उसको अपनी अपनी समझ के इस्तेमाल किया है, ठीक है, अपना ओनर का राइट उसने अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है, दैट कैन अमाउंट टू एन आउटराइट टेकिंग। नाउ आगे लिखा है द कार इज इन रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस नहीं गई है, ठीक है, इवन दो फ्यूल वापस चला गया, बट जाहिर सी बात है आप गाड़ी को 2 हफ्ते के लिए चला रहे हो सकता है वेयर एंड टेयर का मसला आ गया हो सकता है जैसे किलोमीटर्स वगैरह बढ़ गए हो, जो कि गाड़ी में अक्सर मसला हमारे पास होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास गाड़ी उसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस नहीं गई है। क्यों? बिकॉज वो 2 हफ्ते तक इस्तेमाल होती रही है। ये
मेरा बिलीव है कि यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी टू परमानेंटली डिप्राइव, ठीक है, ये मेरा बिलीव है कि यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी टू परमानेंटली डिप्राइव, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे दोनों रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट किए कि अगर आपको लगता है कि उसकी इंटेंशन नहीं थी परमानेंट डिप्राइव करने की, उसका आप रीजन दे दो। अब उसका रीजन आप क्या दे सकते हो? आप उसका रीजन दे सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो है वो आउटराइट टेकिंग नहीं हो रहा है। क्यों आउटराइट टेकिंग नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने एक्चुअली उसको वापस कर दिया गाड़ी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंशन नहीं थी तो वो मैंने डिप्राइव, ठीक है। तो आप ये वाली बात यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, बट यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव मौजूद है, और इसका रीजन भी हमने दे दिया है कि भाई उस बंदे ने ओनर्स का राइट अज्यूम करा था यहाँ पे। तो मेरा ये ख्याल है, ठीक है, बट आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, और एग्जामिनर दोनों के रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट करता है, बट द रीजन है कि आप उसकी प्रॉपर रीजनिंग दो, ठीक है। अब when you're done with the rules, when you're done with the application, now is the time to write a conclusion. कंक्लूजन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कंक्लूजन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है, इन द लाइट ऑफ ऑल द डिस्कशन held above, while G's actions may demonstrate an intention to permanently deprive, the absence of dishonesty means that mens rea of the theft is not fully established. We can conclude that Gerald is not guilty of the offense of theft, even though यहाँ पे हम अगर dishonesty का element satisfy सॉरी अगर यहाँ पे इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव का एलिमेंट सेटिस्फाई कर भी देते हैं, डिसऑनेस्टी का एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है। तो चाहे मैं बोलूँ कि इंटेंशन है या फिर आप कहें कि इंटेंशन नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज थेफ्ट यहाँ पे मीट ही नहीं हो रहा। क्यों मीट नहीं हो रहा? क्योंकि डिसऑनेस्टी का एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, और हमें पता है कि डिसऑनेस्टी एक बहुत ही की एलिमेंट है। मेंस तक पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हमारे पास थेफ्ट कभी भी नहीं हो सकता। मेक सेंस? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। एक और बात जो मैं हाईलाइट कर लूँ कि हमारे पास यहाँ पर जब भी आप इशू लिखेंगे, हमारे पास जब भी आप इशू लिखेंगे तो इशू आप लिखेंगे एक दफ़ा, रूल्स और एप्लीकेशन आप करेंगे मल्टीपल टाइम्स। लास्टली वी हैव कंक्लूजन, अगेन एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। सही है भाई। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 1A। अब क्योंकि हमने 1A को इतना डिटेल के अंदर सॉल्व किया है, तो 1B के अंदर आप लोगों को मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी इशू वगैरह के बारे में। मैं आप लोगों को मेन फोकस रखूंगी एप्लीकेशन के ऊपर, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर लोग सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फोकस रखूंगी एप्लीकेशन के ऊपर। इशू कैसे लिखता है, कंक्लूजन कैसे लिखता है, आप लोगों को समझ में आ गया। इशू लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कंक्लूजन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, रूल्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? रूल्स को आइडेंटिफाई करना। बड़ी बात क्या है? उन रूल्स की एप्लीकेशन करना। तो हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे अपना, ठीक है भाई। हम गए हमारे 1B के ऊपर और हमने 1B को किया पढ़ना शुरू, ठीक है। पढ़ते हैं। Carla works in a shop which sells tools. She is building some shelves in her home and needs to use a drill. One Friday, when she is in the shop, Carla puts a box containing a drill in her bag and takes it home. Over the weekend, Carla uses the drill to build her shelves. She cleans the drill and puts it back in the box. On Monday, Carla takes the box containing the drill back to the shop. Unknown to Carla, the manager has seen her take and return the box. Carla is arrested for theft at trial. She admits to property belonging to another. Explain how the source material will apply to Carla. अच्छा, अगेन हम लोग कुछ भी देखने से पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि असल में ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। या हमारे पास एक सेल जहाँ पे बेचता है, टूल्स जहाँ पे सेल करता है, वहां पे काम करती है, ठीक है। अब उसने अपने घर के अंदर कुछ शेल्व्स बनाने हैं, तो उसने जो है वो उसको ड्रिल चाहिए। अब वो एक दिन जाती है, ड्रिल लेती है फ्राइडे वाले दिन, और उस ड्रिल को अपने बैग के अंदर रख लेती है। अगेन यहाँ पे उसने किसी से पूछा नहीं है, उसके यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, उसने बस अपने पास रख ली है वो चीज़, ठीक है। आगे क्या कहता है कि केरला यूजेस द ड्रिल टू बिल्ड हर शेल्व्स, उसका इस्तेमाल भी कर लिया है वो, ठीक है। फिर आगे जाके यहाँ पे लिखा है कि पुट्स इट बैक इन द बॉक्स, ठीक है। फिर उसने वापस रख दिया है, उसने यहाँ पे वापस रख दिया है बॉक्स के अंदर उसको। अब मसला क्या आ रहा है? मंडे केरला टेक्स अ बॉक्स कंटेनिंग द ड्रिल बैक टू द शॉप। अननोन टू Carla, the manager has seen her take and return the box. Carla is arrested for theft. At her trial, she admits to property belonging to another, ठीक है। तो अब उसने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली है कि उसने प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर अप्रोप्रिएट की है। तो यानी कि अगेन हमारे पास यहाँ पे एक्टिस रिया के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं है। हम जो बात करेंगे हम मेंस रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एक्टिस रिया हम मान लिया कि यहाँ पे एक्टिस रिया असल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्टिस रिया के एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं है। अब बात करते हैं मेंस रिया के एलिमेंट्स की।
तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएं और हम लोग सिनेरियोज को पढ़ें डिसऑनेस्टी की, पहले बात करेंगे डिसऑनेस्टी, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में। अगर हम बात करें डिसऑनेस्टी की, तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी की क्राइटेरिया में से कोई सा भी क्राइटेरिया उसके पास मीट नहीं कर रहा है। उसका बिलीव, उसके पास बिलीव क्यों था, उसके पास से कोई ये नहीं था बिलीव का, ठीक है। तो बिलीव तो यहाँ पे है ही नहीं कि भाई उसको बिलीव था या नहीं था, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक बेचने की चीज़ दुकानदार की लेके जा रहे हैं अपने घर पे, तो ये बिलीव तो कोई बनता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि भाई उसको उसको ये बिलीव था कि सामने वाला बंदा कंसेंट दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता था, बिकॉज आप उसकी बेचने की चीज़ लेके जा रहे हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे सामने वाले बंदे की प्रॉपर्टी अबैंडन थी, बिल्कुल भी अबैंडन नहीं थी। आप उस बंदे की बेचने की चीज़ उठाकर लेके चले गए उससे बगैर पूछे, तो अबैंडन की तो यहाँ पे कोई सीन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ पे कोई सा भी एक्सेप्शन मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा विद द इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव। इसके ऊपर तो डिबेट हो सकता है कि इंटेंशन थी या फिर नहीं थी, डिबेटेबल बात, ठीक है। अब आते हैं केस लॉस के ऊपर। तो अगर हम लोग केस लॉस के ऊपर बात करें, तो केस लॉस के अंदर हमारे पास जा सकता है आर वर्सेस बार्टन बूथ का केस, के डिसऑनेस्ट बिहेवियर था या फिर नहीं था, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो हो गया हमारे पास मटेरियल, आ जाए। चले भाई, अब हम जाते हैं और हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि हम लोग अगेन यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा, तो थोड़ा सा हम लोग इशू के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इशू आपने क्या लिखना है, आपने पहले केस की समरी देनी है, ये मसला था। और इशू क्या है, दैट दिस पर्सन इज गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और नॉट गिल्टी, आपने ये बताना है हमारे इशू के अंदर। अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो रूल, आपने पहला रूल जो लिखना है दैट इज सेक्शन 2, यानी कि आपने बताना है कि यहाँ पे सेक्शन 2 की कोई भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने पहले बताना है कि डिसऑनेस्टी के ये सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ये बिहेवियर डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर किया जाता है। तो आपने अब दैट्स बात किया, पूरा इतना लिखेंगे नहीं पैराग्राफ, तो आपने उसको ब्रीफ बताना है कि अगर आपका बिलीव हो, या फिर अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा कंसर्न देगा, या फिर आपको लगे कि प्रॉपर्टी अबैंडन है, यहाँ पे कोई भी सिनेरियो मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। रूल लिखने के बाद आप करेंगे उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या लिखेंगे, Carla took a drill home which is not hers and used it. Although she put the drill back, she does not fall within any of the section 2 exceptions, ठीक है। यहाँ पर इवन दो उस बंदे ने वो वापस रख दिया है, बट सेक्शन 2 की कोई सी भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर मीट नहीं कर रही है, यानी कि उसका बिहेवियर डिसऑनेस्ट है। सही है भाई। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक केस लॉ यहाँ पे लग रहा था, दैट वाज आर वर्सेस बार्टन एंड बूथ, यानी कि हम ये देखेंगे कि क्या इन एक्सेप्शंस के अलावा उसका बिहेवियर डिसऑनेस्ट कंसिडर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आर वर्सेस बार्टन केस के हम लोग जाएं अगर, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ना एक टेस्ट इस्तेमाल होता है डिसऑनेस्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वो टेस्ट क्या है कि क्या कोई भी ऑर्डिनरी बंदा, कोई भी ऑनेस्ट पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास सेम फैक्चुअल नॉलेज और बिलीव्स हैं, क्या वो बंदा ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऑनेस्ट होगा, जो कि रीजनेबल होगा, जिसके पास दिमाग होगा, वो ये बात समझेगा कि भाई वो चीज़ बेचने के लिए है, और मैं सामने वाले बेचने की चीज़ को ऐसे ही नहीं लेके जाकर इस्तेमाल कर सकता, और वैसे ही मैं चुप करके रख भी नहीं सकता उसको, बिकॉज वो यूज हो जाएगी और सामने वाला जो कस्टमर है वो कंप्लेन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, A reasonable person would not help themselves to tools from work and then return them after use. मेरे ख्याल में कोई भी रीजनेबल बंदा इस तरह का फजूल काम कभी भी नहीं करता, ठीक है ना। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आर वर्सेस बर्टन बूचे, आप लोग रूल लिखेंगे कैसे, आपने बस बताना है कि ये प्रेसिडेंट सेटल हुआ था कि हम ये टेस्ट इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट के लिए, तो आपने उसको सेम वे बताना है। फिर आपने कर दी उसकी एप्लीकेशन। अब आते हैं इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव के केस के अंदर। रूल आपने बताना है, रूल बताने का तरीका सेम हो सकता है जो भी हमने अभी बात की थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 वाले में, आप सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। सही है। अब हम आ गए सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 है हमारे पास ये। अब हम देखते हैं कि ये रूल की एप्लीकेशन कैसे हो रही है। सेक्शन 6 ये कहता है दैट कार्ला डिड पुट द ड्रिल बैक बट शी ट्रीटेड इट एज हर ओन, ठीक है। इवन दो उसने उस चीज़ को वापस कर दिया है, बट उसने एक्चुअली उसको अपना समझ के इस्तेमाल किया, उसने ओनर की राइट को अज्यूम कर लिया, और उसने ना किसी को बताया, ना किसी से पूछा, ऐसी बस लेके चली गई, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये टेंड्स टू परमानेंट डिप्राइव की कैटेगरी के अंदर आता है। अब अगर आपकी ये आर्गुमेंट है कि हमने एक केस पढ़ा है आर वर्सेस लॉयल का, आर वर्सेस लॉयल के अंदर हम लोग गए, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा एएस के अंदर हम लोग गए आर वर्सेस लॉयल, ये रहा केस, ठीक है। आर वर्सेस लॉयल ये कहता है कि अनलेस एंड अनटिल उसकी जो वैल्यू थी वो
कम हो जाती है, उसकी गुडनेस जो है वो लूज हो जाती है, या फिर कोई और मसला आ जाता है, तब तक हम उस चीज़ को जो है वो नहीं कंसिडर करते, इंटेंशन टू हमें डिप्राइव नहीं कंसिडर करते, ठीक है। हमने ये बात यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। Else conviction was quashed as there was no intention to permanently deprive. Borrowing can amount to an intention to permanently deprive only if the intention was to return it in a changed state, ठीक है। अब अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पे चेंज स्टेट नहीं है और सामने वाला बंदा उसको अभी इस्तेमाल करता है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि वो जो सामने वाला बंदा है ना, वो दुकानदार नहीं है, दुकानदार उस चीज को बेचता है, यानी कि जो चीज जो जा रही है वो सेल हो रही है हमारे पास कस्टमर को, ठीक है। वो चीज हो रही है हमारे पास सेल हो रही है कस्टमर को, और कस्टमर जब उस चीज को खरीद रहा है, आपने तो अकॉर्डिंग टू देम बॉक्स में खरीद लिया ना, तो अब कस्टमर को ये लग रहा है कि वो नई चीज खरीद के जा रहा है, कस्टमर को ये लग रहा है कि वो नई चीज खरीद के जा रहा है, बट वो तो एक्चुअली यूज्ड है, ठीक है। वो तो एक्चुअली यूज्ड है, यानी कि अब यूज्ड चीज़ की वैल्यू ज़ाहिर सी बात है कम हो जाती है। अगर आप एक नॉर्मल सा फ़ोन खरीदते हैं, आप सिर्फ उसका कवर उतारते हो, उसकी वैल्यू गिर जाती है। क्यों? बिकॉज़ आपने बॉक्स खोल दिया, उसका कवर उतार दिया आपने उसका, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए, तो वो चीज़ अब यूज्ड हो चुकी है, उसकी वैल्यू अब गिर चुकी है। तो आप ये बात यहाँ पे लिखेंगे दैट आर वर्सेस लॉयड द वैल्यू ऑफ द ड्रिल हैज़ बीन डिमिनिश्ड। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे कस्टमर को ऐसा लगेगा कि आपने उस चीज़ को अब यूज़ उसको सेल किया, ठीक है? उसको तो नहीं पता कि आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, 100 दफ़ा इस्तेमाल किया। यूज़ तो यूज़्ड है ना, यूज़्ड का लेबल लग गया उसके अंदर। तो यहाँ पे वी हैव नो आर्गुमेंट, ठीक है? तो आपने यहाँ पे करनी है इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन। अब अगेन एग्ज़ामिनर ने यहाँ पे 2 परसेप्शंस दिए हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी आर्गुमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर आर्गुमेंट करने के लिए आपको रीज़निंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आर वर्सेस लॉयल के परस्पेक्टिव से ही सोचें, तो आप ये बात यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई इवन दो इट वाज यूज, बट ऐसा नहीं था कि कस्टमर अब उसको यूज ही नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है उसको यूज अभी भी। तो यू हैव टू गिव लॉजिकल रीजंस कि आप क्यों क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं दोनों में से, आपने उसको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा रीजन देना, ये एग्जामिनर हमारा कहता है। अगर आपने उसको लॉजिकल रीजन दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर हम करते हैं हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन अगर सोचें तो डिसऑनेस्टी भी यहाँ पे मिट नहीं हो रही, डिसऑनेस्ट है उसका बिहेवियर, ठीक है। तो ये बात सेटिस्फाइंग है ही है। दूसरी बात क्या है कि उसने इंटेंशन परमानेंटली डिप्राइव भी करा है, तो यहाँ पे वो बंदा गिल्टी है फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे एक तो मीट करता ही करता था, उसके ऊपर तो हमने आर्ग्यूमेंट ही नहीं की। दूसरा क्या है, यहाँ पे डिसऑनेस्टी भी मीट कर रही है, और यहाँ पे इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बंदा गिल्टी है हमारे पास ऑफेंस के लिए, जिसको हम प्यार से थेफ्ट कहते हैं, बिकॉज सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर डिसऑनेस्टली एंड विद द इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव द अदर ऑफ इट। मेक सेंस? नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट सिनेरियो। एक सेकंड, हम इसको भी देख लेते हैं अभी। सही है। अब हम आ गए, हमारे पास ये है 1C। 1C को देखना शुरू करते हैं हम लोग। Walter starts work as a chef in a kitchen. He signs his employment without reading it in detail. The contract states that unsent food must be disposed of at work. In previous job, Walter has always been allowed to send unused food home. On his first day, he sees other chefs in the kitchen taking unused food home when they leave work. The next day, he puts some used food in his bags, takes it home. The kitchen has a CCTV camera, and the Walters boss sees him take the food. The police are called. Walters arrested for theft at his trial. He admits to appropriating property belonging to another. Explain how the source material will apply to Walter. अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करेंगे, हमें सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। पहली बात क्या है यहाँ पे कि वॉल्टर हमारे पास एक शेफ की तरह काम करता है किचन में, इवन दो उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि यहाँ पर वो अनयूज्ड फूड को घर पे नहीं लेकर जाता, दैट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, बट वो यहाँ पे देख रहा है कि उसकी जो यहाँ पे दो रीजंस है। पहला रीजन क्या है कि वो प्रीवियसली जहाँ पर काम करता था वहां पर वो घर लेके जा सकता था फूड को, तो उसको यही लगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वो देखता है कि अदर शेफ, यहाँ पे अदर शेफ वाला पॉइंट है ना, ये रहा। यहाँ पे अदर शेफ भी उस चीज को घर पे लेके जा रहे हैं, अनयूज फूड को वो लोग घर पर लेकर जा रहे हैं, तो उसके पास दो रीजन हैं उसके बिलीव करने के। सही है। When they leave work, next day he puts some unused food in the bag and takes it home. वो unused food को घर पे लेके चला जाता है, ठीक है। The kitchen has CCTV camera and Walter boss sees him। अच्छा, वो तो फिर सारी बात यही हो गई, ठीक है। इस मेन बात हमने हाईलाइट कर ली, एक और बात मैं हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ पे उसने अप्रोप्रिएटिंग प्रॉपर्टी
बिलोंगिंग टू अनदर एडमिट कर लिया है, यानी कि अगेन एक्टिस्टिया के ऊपर यहाँ पर कोई भी डिबेट नहीं है। एक्टिस्टिया के ऊपर यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं है। हम जो बात करेंगे हम बात करेंगे मेंस डे के पर्सपेक्टिव से। क्लियर हो गई बातें। अब अगर मैं सोचूं कि यहाँ पर एक्चुअली में कौन कौन से रूल्स लगेंगे, तो पहला रूल जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसने ऐसा बिलीव रखा था कि सामने वाले बंदा उसको वो सामने वाला बंदा जो है वो उसको देगा वो चीज। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा सिनेरियो इसके ऊपर लगेगा, तो इसमें से सिनेरियो जो इसके ऊपर लगेगा वो लगेगा हमारे पास 1A। डिसऑनेस्टी के अंदर सेक्शन 2 1A हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर लगेगा। क्यों? बिकॉज उस बंदे का बिलीव था, उस बंदे का बिलीव था कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं है, और एक्चुअली उसका राइट है उस चीज को लेने का। अब इसका जो बिलीव है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, दो रीजंस हैं यहाँ पे। एक है कि वो बंदा पहले लेके जाता रहा है उस चीज को, और दूसरी बात उसने देखा है कि उसके को वर्कर्स भी उस अनयूज खाने को घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1A हमारे पास लगेगा यहाँ पे। फिर इंटेंसिव परमानेंट डिप्राइव, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। बिकॉज इंटेंशनल परमानेंट डिप्राइव क्यों लगेगा? बिकॉज वो एक्चुअली घर लेके गया, उसने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं करा है, तो इंटेंशनल परमानेंट डिप्राइव उसकी है ही है। जाहिर सी बात है, तभी उसने जो है वो अपने पास लेके गया। उसके अलावा तो वो खाना है, तो खाने को तो आप वैसे भी रिटर्न नहीं कर सकते ना, तो ये तो हमारे पास मीट कर ही रहा है कि उसकी इंटेंशन थी ही परमानेंट डिप्राइव करने की। केस लॉस की अगर बात करें, तो केस लॉस के अंदर हमारे पास यहाँ पे लग रहा है आर वर्सेस हॉल्डन का केस, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सिमिलर सीन हुआ था कि उन्होंने देखा था कि को-वर्कर्स लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि उसके पास एक्चुअली एक बिलीव था, और बिलीव जेन्युइन भी था। तो हम यहाँ पे इसकी बात भी करेंगे और आर सॉल्व करना शुरू करते हैं। रूल्स के ऊपर हम गए। पहला रूल जो आपने लगाना है वो है रूल सेक्शन 2 1A। अगेन रूल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैंने लिखा था उस तरीके से भी लिख सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, अब उस रूल की एप्लीकेशन कैसे करेंगे? ही मे नॉट बी डिसऑनेस्ट, पेन एक सेकंड। he may not be dishonest as he believes he is entitled to do so। उसका बिहेवियर डिसऑनेस्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों? बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि वो सच में एंटाइटल्ड है उस खाने को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, रीजन क्या है? बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि एक्चुअली उसने अपने को वर्कर्स को भी देखा था। ठीक है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी गया था और उसके को वर्कर्स भी वो चीज़ कर रहे थे। दैट इज वाई उसको सच में ऐसा लगा था कि वो असल में इंटाइटलमेंट है उस खाने के लिए। ठीक है, वो सच में ले सकता है वो खाना। ठीक है, आर वर्सेस होल्डन का केस यहाँ पे लग सकता है। ऑन हिज फर्स्ट डे ही सीज अदर शेफ्स इन द किचन टेकिंग अनयूज्ड फूड्स होम व्हेन दे लीव वर्क, हिज बिलीफ वाज ऑनेस्ट। ठीक है, आर वर्सेस होल्डन ने देखा था कि बिलीफ का जेन्युइन बिलीफ को ऑनेस्ट होना इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे उसके पास एक रीजन है कि भाई मेरा बिलीफ इसलिए जेन्युइन है, मेरा बिलीफ इसलिए ऑनेस्ट है कि मैंने सच में देखा है वही लोग जो वहीं पे काम करते हैं। चलो प्रीवियस प्रीवियस को छोड़ भी दो कि भाई हर जगह का अलग अलग, उसको छोड़ भी दो, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बिलीव असल में ऑनेस्ट है। तो आप आर वर्सेस होलन का प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। बात समझ में आती है? फिर हम आगे गए, हमने देखा कि हमारे पास एक और पॉइंटर है, इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव द अदर ऑफ इट। ये तो डेफिनेटली मीट करता है, इसके ऊपर तो देयर इज एब्सोल्युटली नो आर्ग्यूमेंट। तो ये तो हम फजूल सी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाईलाइट कर लेते हैं। वर्ल्टर टुक द फूड होम एंड डिड नॉट रिटर्न इट आउट राइट, ही हैज इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव। वो सच में किसी और की चीज थी जो कि आपने ले ली है बगैर पूछे, और आप उसको घर ले गए, आप उसने खा लिया आपने, जाहिर सी बात आप उसको वापस तो कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव का एलिमेंट मौजूद है। बट व्हेन वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन, ठीक है, व्हेन वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन, तो मैं कंक्लूजन के अंदर क्या लिखूंगी? एक्टिस्टिया के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मेंसडिया का सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, इंटेंशन टू परमानेंट डिप्राइव वाला एलिमेंट। यानी कि हमारे पास डिसऑनेस्टी यहाँ पर अभी नहीं आई है। तो अगर डिसऑनेस्टी यहाँ पर नहीं मीट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये बंदा जो है वो गिल्टी नहीं है हमारे पास थेफ्ट के ऑफेंस के लिए। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? दैट बेस्ड ऑन ऑल द डिस्कशन हेल्ड अबव we can conclude that this person is not guilty of theft, because यहाँ पर डिसऑनेस्टी का एलिमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारे पास इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा बच्चों को लगा था, वैसे इसके अंदर मैंने सुना था, सबने मुझे कहा था कि तो ये थोड़ा सा था, मगर इतना मुश्किल भी नहीं था। अगर आप इसको थोड़ा सा बहुत सुकून से करें, आप रूल्स के ऊपर स्टिक रहें, आप इधर उधर ना जाएं, तो आपके सामने कोई सा भी आता है आप उसको बहुत
आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेक्शन ए। अल्लाह हाफिज़।